और उनका ये डर सही भी साबित हुआ। रूस ने दावा किया कि पुतिन के सेवेस्तोपोल से जाने के 4 दिन बाद ही यूक्रेन के ड्रोन ने धावा बोल दिया। हालांकि रूस के मुताबिक इस बार उसका हमला नाकाम कर दिया गया। इधर बिहार में बिजली महंगी हो गई। बिजली कंपनियों ने बिजली के दाम 40% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन बीईआरसी यानी बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने दाम 24% बढ़ाने की मंजूरी दी, जिसके बाद बिजली करीब 2 रुपए प्रति यूनिट तक महंगी हो जाएगी। नई दरें 1 अप्रैल से 31 मार्च 2024 तक लागू रहेंगी। उधर न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान और तालिबान के बीच कभी भी आमने सामने की जंग छिड़ सकती है। पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान की तरफ से बड़ी संख्या में टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकी घुस सकते हैं, और उन्हीं आतंकियों को मार गिराने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए हैं। न्यूज़ 18 के पास पाकिस्तान के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का एक्सक्लूसिव वीडियो भी मौजूद है। उस वीडियो में अफगानिस्तान सीमा के पास पाकिस्तान का लड़ाकू हेलीकॉप्टर गश्त करता दिखाई दिया। उस हेलीकॉप्टर में पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स का एक जवान तैनात नजर आया। आतंकियों को ढेर करने के लिए उसके पास खतरनाक हथियार भी दिखाई दिए। पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान की तरफ से बड़ी संख्या में टीटीपी के आतंकी घुसने की फिराक में है, जिनका सफाया करने के लिए उसने अफगानिस्तान बॉर्डर पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात कर दिया। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के आतंकी अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान में घुसने की ताक में है। और सबूत के तौर पर पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद टीटीपी के आतंकियों की तस्वीरें भी जारी। न्यूज़ 18 के पास मौजूद उन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आधुनिक हथियारों से लैस कई आतंकी दोनों देशों के बीच मौजूद कटीली बाड़ के पास खड़े दिखाई दिए। पाकिस्तान का दावा है कि टीटीपी के पास अमेरिका के घातक हथियार मौजूद हैं, जिन्हें वो अफगानिस्तान में छोड़ गया था। एक तस्वीर में कटीली पहाड़ की दूसरी तरफ एक चौकी भी दिखाई दी, जिस पर पाकिस्तान का झंडा लहराता दिखा। पाकिस्तान का दावा है कि तालिबान के इशारे पर टीटीपी से दूसरे आतंकी संगठन जुड़ते जा रहे हैं, जिससे उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान ये भी आरोप है कि टीटीपी के आतंकियों को तालिबान अफगानिस्तान में ट्रेनिंग देते हैं और फिर उन आतंकियों को हमले के लिए पाकिस्तान रवाना कर दिया जाता है, जो पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। एक रोज पहले ही पाकिस्तान ने दावा किया था कि पेशावर मस्जिद को उड़ाने के लिए टीटीपी ने 2 आत्मघाती हमलावर तैयार किए थे, जिन्हें अफगानिस्तान के कुंदूज प्रांत में हमले की ट्रेनिंग दी गई थी। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान न केवल टीटीपी को शह दे रहा है, बल्कि उसके आतंकियों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। इसलिए उसने बॉर्डर पर टीटीपी के आतंकियों की घुसपैठ रोकने के लिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए। इसी वजह से माना जा रहा है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। इस बीच पश्तून समुदाय के से जुड़े एक्टिविस्ट फजलुर रहमान अफरीदी ने आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान सरकार के गठजोड़ से पर्दा उठा दिया। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान टीटीपी के आतंकियों को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बसाने के लिए तैयार हो चुका है, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने टीटीपी के आगे घुटने टेक दिए, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में टीटीपी ने एक के बाद एक कई हमले कर पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। कुछ रोज पहले पाकिस्तान का तालिबान कहे जाने वाले इस आतंकी संगठन को रोकने के लिए शहबाज शरीफ सरकार तालिबान के पैरों में गिर गई थी, और उस दौरान टीटीपी के आतंकियों को पाकिस्तान में बसाने की शर्त पर तालिबान ने उसे रोकने की हामी भरी थी। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया का दावा था कि शहबाज शरीफ ने तालिबान की इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब पश्तून समुदाय से जुड़े एक्टिविस्ट फजलुर रहमान अफरीदी ने पाकिस्तान के इस झूठ से पर्दा उठा दिया और जिनीवा में हुई यूएन की एक बैठक में यह दावा किया कि टीटीपी के आतंकियों को शहबाज शरीफ पाकिस्तान में बसाने के लिए तैयार हो गए हैं। मतलब एक बार फिर पाकिस्तान आतंक के मुद्दे पर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। हालांकि पाकिस्तान खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताता है, लेकिन हकीकत यह है कि वो आतंकियों को पालता है। पश्तून समुदाय से जुड़े एक्टिविस्ट फजलुर रहमान अफरीदी का दावा है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच हुए उस समझौते के तहत शहबाज शरीफ सरकार टीटीपी के 44,000 आतंकियों और उनके परिवारों को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बसाने की तैयारी में है, जिसका पता चलते ही पश्तून संरक्षण आंदोलन से जुड़े लोगों ने पूरे पाकिस्तान में इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन माना यह जा रहा है कि टीटीपी के हमलों से डरकर ही पाकिस्तान सरकार ने तालिबान के साथ ये समझौता किया। इधर बीजेपी ने 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए। राजस्थान में सतीश पुनिया को हटाकर सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने, वहीं दिल्ली में वीरेंद्र सचदेव, बिहार में सम्राट चौधरी और ओडिशा में मनमोहन सामल को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। ओडिशा में अगले साल विधानसभा चुनाव के लिए वोट पड़ेंगे। उधर पुतिन के खिलाफ वारंट जारी करने पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को एक और बड़ी धमकी दे दी। रूस के पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पुतिन को गिरफ्तार किया गया तो रूस इसे जंग का ऐलान समझेगा और वो उस देश की ईंट से ईंट बजा देगा जहां पुतिन को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि पुतिन की गिरफ्तारी का मतलब रूस से जंग का ऐलान होगा, यानी रूस उस देश के खिलाफ जंग का बिगुल फूंक देगा। पुतिन के बेहद करीबी माने जाने वाले दिमित्री मेदवेदेव ने तो ये चेतावनी भी दे दी कि रूस के घातक हथियार ऐसे किसी भी देश को मिट्टी में मिला देंगे। दिमित्री मेदवेदेव ने जर्मनी का उदाहरण देते हुए दावा किया कि अगर पुतिन को वहां गिरफ्तार किया गया तो उसकी संसद को उड़ा दिया जाएगा। इससे 2 रोज पहले भी उन्होंने हॉलैंड के द हेग में मौजूद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मुख्यालय पर मिसाइल हमले की धमकी दी थी और चेतावनी दी थी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को एक परमाणु ताकत वाले देश के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए। यानी इशारों में दिमित्री मेदवेदेव ने यह कह दिया कि रूस परमाणु बम से हमला करने से भी नहीं चूकेगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पुतिन पर बेहद गंभीर आरोप लगाया गया था, जिसके मुताबिक पुतिन के आदेश पर यूक्रेन से हजारों बच्चों को अगवा करके रूस ले जाया गया। इसी आरोप के बाद पुतिन के खिलाफ वारंट जारी हुआ था, जिससे भड़के दिमित्री मेदवेदेव ने धमकी दी थी कि नॉर्थ सी में मौजूद रूस के जंगी जहाज से हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई तो हॉलैंड में मौजूद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय मिट्टी में मिल जाएगा। जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने दिमित्री मेदवेदेव की धमकी पर चिंता जताई, जबकि रूस के मीडिया ने दावा किया कि पुतिन के खिलाफ वारंट जारी होने के बाद उनके अधिकारियों में खलबली मच गई है, क्योंकि उन्हें भी इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं उन पर भी युद्ध अपराध के आरोप न लग जाएं और इसी वजह से पुतिन के अधिकारियों में दहशत है। रूस के मीडिया ने दावा किया कि पुतिन के अधिकारियों की निजी चैट लीक होने से इस बात का पता चला। दावा है कि निजी बातचीत सामने आने के बाद यह साफ हो गया कि रूसी अधिकारी खौफ से भरे हुए हैं। उन्हें इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं उन्हें भी युद्ध अपराध का आरोपी न बना दिया जाए। हालांकि रूस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट को पूरी तरह से नकार चुका है और साफ कर चुका है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 123 सदस्य देश भी पुतिन का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इधर महाराष्ट्र के नागपुर में एनआईए ने 3 जगहों पर छापेमारी की। यह छापेमारी आतंकियों से सांठगांठ के मामले में की गई, क्योंकि वहां रहने वाले लोगों पर सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में बैठे लोगों के संपर्क में होने का आरोप लगा। एनआईए को शक है कि आरोपी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। जांच एजेंसी ने गुजरात और मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर छापे मारे। उधर काला सागर के ऊपर अमेरिकी ड्रोन को निशाना बनाने वाले रूसी पायलटों ने इस घटना की पूरी कहानी बताई। काला सागर के ऊपर 14 मार्च को पहली बार अमेरिका और रूस में सीधी टक्कर हुई थी।
और रूस के सुखोई विमानों ने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को तबाह कर दिया था। अमेरिका का आरोप था कि रूस ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा में गश्त कर रहे उसके ड्रोन पर मिसाइलों से हमला कर उसे काला सागर में गिरा दिया, लेकिन रूस के सुखोई विमानों को उड़ाने वाले पायलटों ने इस आरोप से साफ इनकार कर दिया। रूस ने दावा किया कि अमेरिकी ड्रोन क्राइमिया की एयर स्पेस में दाखिल हुआ, जिसे रूस अपना हिस्सा मानता है, और उसे वहां से खदेड़ने के लिए ही रूस के 2 सुखोई विमानों को रवाना किया गया, जिन्होंने सीधे जाकर काला सागर के ऊपर मंडरा रहे अमेरिका के ड्रोन का रास्ता रोक दिया। हालांकि रूस का दावा है कि इस कार्रवाई के दौरान न तो उसने अमेरिकी ड्रोन पर कोई हमला किया और न ही टक्कर मारी, बल्कि उसने खुफिया जानकारी जुटाने के इरादे से क्राइमिया तक पहुंचे अमेरिकी ड्रोन के बहुत करीब तक अपना सुखोई विमान पहुंचा दिया, जिसने MQ-9 रीपर ड्रोन के करीब पहुंचकर हवा में ऊपर की तरफ उड़ान भरी। पायलट ने दावा किया कि उसे न तो ड्रोन पर हमले की इजाजत थी और न ही उसे टक्कर मारकर गिराने की, क्योंकि रूस को आशंका थी कि ये एक तरह का आत्मघाती ड्रोन भी हो सकता है। यानी अगर इससे रूस का सुखोई टकराता तो ये धमाके के साथ उसे भी बर्बाद कर सकता था, इसलिए सुखोई विमान को सिर्फ उसे डराकर खदेड़ने का आदेश दिया गया। हालांकि अमेरिका के एक पूर्व जनरल का दावा है कि भले ही रूस का इरादा ड्रोन को टक्कर मारने का न हो, पर उससे अनजाने में ये हो गया और ड्रोन समंदर में जा गिरा। अमेरिकी जनरल ने आरोप लगाया कि पायलट ने जब सुखोई को ऊपर की तरफ मोड़ा तो उसका पिछला हिस्सा अमेरिकी ड्रोन से टकराया और वो काला सागर में जा गिरा। हालांकि अमेरिका ये मानने को तैयार ही नहीं, इसलिए उसने इस नुकसान के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराते हुए उससे इसकी भरपाई की मांग की है। इधर मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी MNS ने जिस मजार को अवैध तरीके से बनाने का आरोप लगाया था उसे तोड़ दिया गया। मुंबई के माहिम इलाके में मौजूद ये मजार समुद्र के बीच बनाई गई थी, जिस पर MNS नेता राज ठाकरे ने एक दिन पहले आपत्ति जताई थी। दावा है कि इसी के बाद उस मजार की जांच की गई और गड़बड़ी पाए जाने पर उसे तोड़ने का आदेश दे दिया गया। वही समुद्री इलाका है माहिम का, जिस तरफ ये मजार जो है अवैध तरीके से बनाई गई थी। इस दौरान विरोध की आशंका को देखते हुए वहां भारी पुलिस बल भी तैनात नजर आया। वहीं इसे तोड़ने के लिए BMC ने 6 सदस्यों की एक स्पेशल टीम का गठन भी किया। बताया गया कि मजार तोड़ने की कार्रवाई में करीब 2 घंटे का वक्त लगा। इस दौरान माहिम इलाके की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया था। उधर अमेरिका एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। अमेरिका के डेनवर में एक स्कूल में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें स्कूल के स्टाफ के 2 सदस्य घायल हो गए। आरोप है कि इस घटना को उन्हीं के स्कूल के एक छात्र ने अंजाम दिया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। We don't have any sense of where he is. पुलिस के मुताबिक छात्र ने स्टाफ के सदस्यों को उस वक्त अपना निशाना बनाया जब सेफ्टी प्लान के तहत सभी छात्रों की तलाशी ली जा रही थी। इस बीच तुर्की ने ऐलान किया कि वो इराक में पानी की किल्लत खत्म करने के लिए टाइग्रिस नदी से ज्यादा पानी छोड़ेगा। ये घोषणा इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शियाउल सुडानी के तुर्की दौरे पर हुई, क्योंकि उनका तुर्की जाने का मकसद ही इराक में पानी की परेशानी दूर करना था, जिसमें सुडानी कुछ हद तक कामयाब भी हुई, क्योंकि तुर्की ने ऐलान किया कि वो टाइग्रिस नदी से ज्यादा पानी छोड़ेगा, जिससे इराक में पानी की किल्लत कम होगी। एर्दोआन ने यह फैसला ऐसे समय किया जब इराक बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। वैसे वहां सूखा पड़ना आम बात है, लेकिन जैसे ही तुर्की ने टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों का पानी इराक जाने से रोका, इराक के लोग प्यास से तड़पने लगे, क्योंकि तुर्की में करीब 80 किलोमीटर तक बहने के बाद ये दोनों नदियां इराक के उत्तरी हिस्से में एंट्री करती हैं और उत्तरी इराक की सीमा तुर्की से लगती है। और ये वो इलाका है जहां कुर्द लड़ाकों का ठिकाना है, जिन्हें मारने के लिए तुर्की बेधड़क होकर उत्तरी इराक में घुस जाता है। वो कभी वहां हवाई हमला करता है तो कभी जमीन से। माना जा रहा है कि इराक में पानी की परेशानी का सीधा कनेक्शन कुर्द लड़ाकों से ही है, क्योंकि तुर्की को लगता है कि टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों का पानी कुर्द लड़ाकों की लाइफलाइन बन चुका है, क्योंकि वो सूखे से परेशान इराक में कुर्द समुदाय की प्यास बुझाता है। यही वजह रही कि सुडानी ने एर्दोआन से इस बारे में बात की, जिसके बाद एर्दोआन का रुख नरम पड़ा, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया कि तुर्की टाइग्रिस नदी से ज्यादा पानी छोड़ेगा, जिससे इराक में पानी के लिए मचा हाहाकार कम होगा। इसके अलावा इराक के शहर बसरा से तुर्की की सीमा तक एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे उस पूरे इलाके में व्यापार आसान हो जाएगा और तुर्की और इराक के रिश्ते पहले से बेहतर होंगे, क्योंकि तुर्की ने इराक के उस शहर तक कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया जो इराक का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, वहां की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, क्योंकि इराक का करीब 90% निर्यात बसरा शहर से ही होता है। बसरा इराक का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जो टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के मुहाने पर बसा है, यानी उस जगह पर जहां ये दोनों नदियां समंदर में मिलती हैं। मतलब तुर्की की सीमा से इराक के उस शहर तक कॉरिडोर बनाने का प्लान है, जो इराक की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और उन 2 नदियों से सीधा जुड़ा है, जो इराक के लोगों की प्यास बुझाती है। हालांकि तुर्की और इराक के बीच ये समझौता कुर्द लड़ाकों की कीमत पर हुआ, क्योंकि दोनों देशों ने यह तय किया कि वो आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे और तुर्की कुर्द लड़ाकों को आतंकवादी मानता है। मतलब इराक ने तुर्की के साथ मिलकर कुर्द लड़ाकों से लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि इराक के पीएम ने बयान दिया कि तुर्की और इराक की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जबकि वो जानते हैं कि इराक में कुर्द लड़ाकों की अच्छी खासी आबादी रहती है। उसके एक इलाके को तो कुर्दिस्तान तक कहा जाता है और वो इलाका इराक में कंदील की पहाड़ियों के नजदीक है और कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का गढ़ माना जाता है। कंदील की पहाड़ियां इराक और ईरान की सीमा के नजदीक फैली हैं और 3000 फीट तक ऊंची होने की वजह से उन पर बैठे कुर्द लड़ाकों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इराक और तुर्की मिलकर इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन कर सकते हैं, जिसके लिए दोनों देशों ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि तुर्की ने पानी देने का ऐलान करके इराक पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, जिसका बदला चुकाने के लिए इराक कुर्द लड़ाकों की बलि चढ़ा सकता है। इधर बिहार के दरभंगा में हिंदू राष्ट्र का बैनर मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। आरोप है कि कुछ लोगों ने सड़क पर हिंदू राष्ट्र के बैनर लगा दिए थे, जिस पर दूसरे समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई और इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सड़क पर लगे बैनरों को हटवाया, साथ ही हिंदू राष्ट्र का बैनर लगाने वाले आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उधर पुतिन ने मॉस्को में तैनात डिफेंस सिस्टमों की ताकत बढ़ाने का फैसला ले लिया। पश्चिमी मीडिया का आरोप है कि पुतिन को मॉस्को पर मिसाइल हमले का डर सताने लगा है, जिसके बाद उन्होंने मॉस्को के आसमान को और सुरक्षित करने की तैयारी शुरू कर दी। दावा है कि पुतिन ने अपनी सेना को मॉस्को में मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम को जल्द से जल्द अपग्रेड करने का ऑर्डर दिया है, क्योंकि 1 साल से भी ज्यादा वक्त से जारी जंग में अब रूस पर भी हमले का खतरा मंडराने लगा है। आरोप है कि पिछले कुछ महीनों में रूस के 2 शहरों में यूक्रेन की तरफ से ड्रोन हमले किए गए, जिसके बाद पुतिन चौकन्ना हो गए। Авиация, которая в круглосуточном режиме доставляет грузы и личный состав. रूस के रक्षा मंत्री का दावा है कि इसके अलावा रूस अगले कुछ सालों में हथियारों पर बहुत बड़ी रकम भी खर्च करने वाला है, ताकि कोई और देश उसकी तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। इधर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि सपने में उन्हें भगवान ने दर्शन दिए, जिसका उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया, जिसमें तेज प्रताप यादव अपने बिस्तर पर लेटे हुए नजर आए। उनका दावा है कि उस दौरान उन्हें भगवान के दर्शन हुए। उन्होंने जिस वीडियो को ट्वीट किया उसमें कभी कृष्ण का विराट रूप तो कभी महाभारत का दृश्य दिखाई दिया। वीडियो के आखिर में तेज प्रताप चौंक कर उठते हुए दिखाई दिए। उधर पाकिस्तान को अगले 3 महीने में अपने कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चुकाना होगा। ये जानकारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दी। यानी पाकिस्तान पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि दुनिया के देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF ने अब तक उसे बेल आउट पैकेज नहीं दिया है।
और अब उसके सिर पर अगले 3 महीने में कर्ज का बड़ा हिस्सा चुकाने की मुसीबत आ गई। ये जानकारी देने वाले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हाथ पांव यूं ही नहीं खुले हैं। पाकिस्तान को जून तक जो कर्ज चुकाना है उसे सुनकर किसी का भी सिर चकरा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को अप्रैल से जून के बीच में 300 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 24,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। और ये तभी मुमकिन होगा जब IMF से पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज मिल जाए, क्योंकि आने वाले समय में पाकिस्तान की मुसीबत दुगनी होने वाली है। उस पर जो कर्ज लदा है उसका ब्याज लगातार बढ़ रहा है, यानी पाकिस्तान को मदद मिल नहीं रही और उस पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से शहबाज सरकार की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि वो पहले ही आटे और तेल पर सब्सिडी देकर IMF को नाराज कर चुके हैं। IMF ने इस पर नाराजगी जताते हुए बयान भी दिया था, क्योंकि IMF को लगता है कि सब्सिडी के नाम पर पाकिस्तान में भ्रष्टाचार होगा और गरीब खाली हाथ रह जाएंगे। जबकि शहबाज सरकार ने लोगों को राहत के नाम पर सब्सिडी देने का ऐलान किया था, लेकिन IMF ने उनकी चाल ही पलट दी। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज मिलने की रही सही उम्मीद भी दम तोड़ने लगी, जिसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह नया बम फोड़ दिया, क्योंकि पाकिस्तान इस समय दो धारी तलवार पर चल रहा है। एक तरफ अगले 3 महीने में उसे 300 करोड़ डॉलर चुकाने हैं और दूसरी ओर उसे कोई भी देश कर्ज नहीं दे रहा। वो बात अलग है कि चीन उसकी थोड़ी बहुत मदद कर रहा है, लेकिन वो भी ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है। इस बीच अमेरिका के लॉस एंजलिस में बवंडर ने भारी तबाही मचाई। बवंडर से वहां कई घरों को नुकसान पहुंचा और उसकी चपेट में आकर एक आदमी घायल भी हो गया, जबकि कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। ऐसा लगा मानो उनको किसी ने जानबूझकर तोड़ा हो। बड़ी बड़ी गाड़ियां भी बवंडर की मार नहीं सह पाई। जमीन से कई फीट ऊंचा उठा बवंडर बादलों को चीरता दिखाई दिया। ठीक ठाक मौसम में अचानक बवंडर के आने से लॉस एंजलिस के लोग भी हैरत में पड़ गए। राहत की बात यह रही कि बवंडर से किसी की जान नहीं गई, लेकिन एक आदमी जो घायल हुआ उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। हालांकि उसे कितनी चोटें आई इसका पता नहीं चल सका। इधर छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हो गया। इसी के साथ ही पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने वाला छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बन गया। और इस कानून के तहत अगर कोई किसी पत्रकार को धमकी देगा या परेशान करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दंड भी का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए कमेटी बनाई जाएगी, जिसका गठन अगले 30 दिन में किया जाएगा। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि यूक्रेन को अमेरिका से जल्द ही पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है, यानी समय से पहले ही ज़ेलेंस्की की मांग अमेरिका पूरी कर सकता है। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी ने जल्द यूक्रेन को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मिलने का दावा किया। असल में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लंबे समय से इस डिफेंस सिस्टम के लिए बाइडेन से गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम काफी ताकतवर माना जाता है। दुनिया के कई देश दुश्मन के हवाई हमलों से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे लड़ाकू विमान हो या फिर मिसाइल, ये उन्हें हवा में ही खत्म कर देता है। यही वजह है कि रूस के हमलों से बचने के लिए यूक्रेन अमेरिका से हर हाल में ये एयर डिफेंस सिस्टम पाना चाहता है, क्योंकि इसके मिलने के बाद यूक्रेन की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ज़ेलेंस्की के जवान रूस के हमलों को नाकाम कर पाएंगे, यानी ये यूक्रेन की फौज के लिए किसी कवच की तरह काम आ सकता है। लेकिन अभी यूक्रेन के लिए समस्या यह है कि पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को उसके जवान चलाना नहीं जानते हैं। खबर है कि इसीलिए यूक्रेन के कई सैनिकों को अमेरिका में से चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, ताकि जैसे ही उन्हें ये एयर डिफेंस सिस्टम मिले वो रूसी सेना के हमलों को पलक झपकते ही नाकाम कर सकें। इधर टेरर फंडिंग मामले में NIA ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने इस मामले में खुर्रम परवेज नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने और फर्जी NGO की आड़ में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आतंकी फंडिंग रैकेट चलाने का आरोप है। एक रोज पहले NIA ने खुर्रम परवेज के सहयोगी इरफान महराज को गिरफ्तार किया था। खुर्रम परवेज देश विरोधी गतिविधियों के लिए 2021 से जेल में था। उधर इजराइल का एक ड्रोन सीरिया में गिर गया, जिसके बाद इजराइल ने एक बयान जारी करके दावा किया कि उसका ड्रोन किसी तरह की जासूसी नहीं कर रहा था। इजराइल की सेना ने अपने ड्रोन के क्रैश हो जाने के बारे में ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल के ड्रोन को सीरिया में मार गिराया गया और इसके पीछे उसका दुश्मन ईरान भी हो सकता है, जिसने सीरिया में बड़े पैमाने पर अपने ठिकाने बना रखे हैं। ऐसे आरोप लगते हैं कि ईरान के ठिकानों में ही लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के लड़ाके भी छिपे रहते हैं। इतना ही नहीं, ईरान पर तो हिजबुल्लाह के लड़ाकों को भी हथियार देने के आरोप लगे हैं। इसी वजह से इजराइल सीरिया में घुसकर ईरान के ठिकानों पर हमले बोलता है। माना जा रहा है कि उसका ड्रोन सीरिया में मौजूद ऐसे ही ठिकानों की जासूसी करने पहुंचा था, जहां उसे ढेर कर दिया गया। हालांकि इजराइल ने अपने बयान में इसकी कोई जानकारी नहीं दी। साथ ही उसने दावा किया कि ड्रोन सीरिया में कैसे गिरा इसकी जांच जारी है। इस बीच किम जोंग उन की तरफ से किए गए ताबड़तोड़ मिसाइल परीक्षण के जवाब में अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर अपना दम दिखाया, ताकि किम जोंग उन अमेरिका को हल्के में लेने की भूल न करें। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेना ने इस बार दुश्मन को जमीन पर ढेर करने का अभ्यास किया। दोनों देशों के जवानों ने तय किए गए टारगेट पर ताबड़तोड़ गोले बरसाए, जिसकी गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैनिकों ने मैदान में दुश्मन के हमलों से बचने का भी अभ्यास किया, लेकिन दक्षिण कोरिया का दावा है कि इस मिलिट्री ड्रिल के दौरान ही किम जोंग उन ने कई और मिसाइलें दागी और दिखा दिया कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया उनकी धमकियों को हल्के में लेने की भूल न करें, क्योंकि किम जोंग उनकी लाख चेतावनी के बाद भी अमेरिका ने वही किया जो वो नहीं चाहते थे। और खबर है कि इसी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। असल में अमेरिका और दक्षिण कोरिया को पहले ही किम जोंग उन ने साझा युद्धाभ्यास न करने की चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों ने मिलिट्री ड्रिल शुरू की, जो 11 दिनों तक चली। हालांकि जैसे ही ये सैन्य अभ्यास शुरू हुआ था, उत्तर कोरिया ने दोनों देशों को डराने के लिए कई मिसाइलें दागी थी और उसकी धमकियों का अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर कोई असर नहीं हुआ। दोनों देशों ने तय समय तक सैन्य अभ्यास किया। इधर लगातार 2 दिन की तेजी के बाद हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर बंद हुए और एक दिन पहले जिस उछाल के साथ शेयर बाजार बंद हुआ था वो सुबह कारोबार शुरू होते वक्त देखने को नहीं मिला। पूरे दिन शेयर बाजार में हल्के उतार चढ़ाव का दौर चलता रहा। आखिर में कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स 290 अंक गिरकर 58,000 के नीचे बंद हुआ, जबकि निफ्टी 90 अंक लुढ़ककर 17,076 पर पहुंच गया। उधर रूस और यूक्रेन में जारी भीषण जंग के बीच अमेरिका ने चेतावनी दी कि पुतिन की सेना जल्द ही यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकती है, जिसके बाद यूक्रेन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता के मुताबिक रूस यूक्रेन पर भीषण हमले करने की तैयारी में जुटा है। इसीलिए उन्होंने पश्चिमी देशों को मदद के लिए आगे आने को कहा, क्योंकि इस जंग में अब तक पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों की मदद करते आए हैं, जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की की सेना रूस की फौज का मुकाबला करने में कामयाब हुई। दावा है कि रूस यूक्रेन के कुछ बड़े शहरों पर हमला कर सकता है, क्योंकि ये जंग लगातार लंबी खिंचती जा रही है। खबर है कि इसीलिए अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन का सब्र जवाब दे रहा है और वो किसी भी सूरत में यूक्रेन पर जीत दर्ज करना चाहते हैं। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता ने इसीलिए यूक्रेन को अलर्ट कर दिया, क्योंकि भले ही अब तक ज़ेलेंस्की की सेना रूसी फौज को मुंहतोड़ जवाब देती आई हो, लेकिन अगर रूस ने एक साथ यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया तो उसके लिए उन हमलों से बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दावा है कि यूक्रेन की सेना पश्चिमी देशों की मदद के बावजूद हथियारों की कमी से जूझ रही है। यानी अगर रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमले करने शुरू किए तो यूक्रेन को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इधर बखमुत में जारी जंग के बीच ज़ेलेंस्की अचानक वहां अपने सैनिकों से मिलने पहुंच गए। रूस का दावा है कि उसने आधे से ज्यादा बखमुत पर कब्जा कर लिया।
लेकिन इसके बावजूद बेखौफ होकर जेलेंस्की वहां पहुंच गए, जहां उन्होंने अपनी सेना का हौसला बढ़ाते हुए रूस से टक्कर लेने वाले जवानों का सम्मान किया। असल में जेलेंस्की का बखमूत पहुंचना बहुत हिम्मत भरा कदम माना जा रहा है, क्योंकि इस वक्त बखमूत में आर पार की जंग छिड़ी हुई है और वहां पहुंचकर जेलेंस्की ने न सिर्फ सैनिकों से मुलाकात की बल्कि सड़कों पर घूमकर लोगों से भी मिले। जेलेंस्की ने इस दौरे के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की कि बखमूत में अब भी रूस को धूल चटाने के लिए यूक्रेन की सेना चप्पे चप्पे पर तैनात है और वो किसी भी कीमत पर पुतिन को अपने मकसद में कामयाब होने नहीं देंगे। इसके अलावा वो उन सैनिकों से भी मिले जिन्हें रूस के हमलों की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने डोनेट्स्क के मिलिट्री अस्पताल का दौरा किया और उन सैनिकों से मुलाकात की जो रूस से टक्कर लेते हुए घायल हो गए थे। ये वो सैनिक हैं जो पिछले कई महीनों से डोनेट्स्क के अलग अलग इलाकों में रूस की फौज से लोहा ले रहे हैं। अस्पताल पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को देखकर कई सैनिक भी हैरान हो गए। कुछ ने तो उठकर जेलेंस्की से मिलने की कोशिश भी की, पर जेलेंस्की ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। इस दौरान उन्होंने घायल सैनिकों का इलाज कर रहे डॉक्टरों से भी बातचीत की। इसके अलावा वो एक गैस स्टेशन पर रुककर कॉफी पीते भी नजर आए, जहां उनके साथ फौज के कई सिपाही भी दिखाई दिए। इसके बाद जेलेंस्की वहां मौजूद लोगों से भी मिले, जिनमें कुछ ने अपने राष्ट्रपति के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। इस बीच रमजान की तारीख पर जम्मू कश्मीर के 3 मुफ्तियों को आतंकी संगठन टीआरएफ ने धमकी दे डाली, क्योंकि देश में कहीं भी चांद नहीं दिखने पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने 24 मार्च से देश भर में रमजान की शुरुआत का ऐलान कर दिया, जिसका विरोध आतंकी संगठन टीआरएफ ने किया। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ जम्मू कश्मीर के 3 मुफ्तियों नासिरुल इस्लाम, मौलाना गुलाम रसूल हामी और डॉक्टर अब्दुल लतीफ को धमकी दे डाली। उधर लगभग 10 दिन पहले तक सऊदी अरब से रिश्ते सुधारने की कस्में खाने वाले ईरान ने यमन में उसे इतना तगड़ा झटका दिया कि सऊदी अरब के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी 10 मार्च को ही ईरान ने सऊदी अरब से अपने टूटे रिश्ते बहाल करने पर हामी भरी थी, लेकिन एक दिन पहले ईरान के समर्थन वाले हूथी विद्रोहियों ने यमन में हमला कर दिया और यमन के कम से कम 10 सैनिक मारे गए। जिसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि ईरान ने सऊदी अरब को दोस्ती की मीठी मीठी बातों में फंसाकर उसकी पीठ में चुरा घोंप दिया। बल्कि इस बार तो हूथी विद्रोहियों ने रमजान का महीना शुरू होते ही यमन की फौज पर हमला बोल दिया, जबकि पिछले साल अप्रैल में रमजान के महीने में ही यमन में युद्ध विराम लागू किया गया था। अक्टूबर तक वो सीज़फायर कायम रहा और उसके खत्म होने के बाद भी बीते 6 महीने से यमन में हिंसा काफी कम हो गई थी, लेकिन हूथी विद्रोहियों को शांति रास नहीं आई। इसलिए इस बार रमजान आते ही उन्होंने खून खराबा शुरू करके सारी कसर पूरी कर दी और सऊदी अरब को यमन की सेना को बचाने का मौका तक नहीं मिल पाया। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हूथी विद्रोहियों ने ईरान का ऑर्डर न माना हो और ईरान के मना करने के बावजूद यमन की फौज को निशाना बनाया हो, क्योंकि ईरान की मदद के बिना हूथी विद्रोही कुछ भी नहीं। यही वजह है कि माना जा रहा है कि ईरान ने हूथी विद्रोहियों से यमन में हमला करवाकर सऊदी अरब को धोखा दे दिया। यमन में वहां की सरकार और हूथी विद्रोहियों के बीच जो जंग छिड़ी है उसमें एक तरफ सऊदी अरब है तो दूसरी तरफ ईरान खड़ा है। सऊदी अरब यमन का पड़ोसी है और दोनों सुन्नी मुसलमान देश हैं। इसलिए 2015 में सऊदी अरब यमन की सरकार की तरफ से ही हूथी विद्रोहियों से लड़ रहा है। वहीं ईरान शिया मुस्लिम है और यमन के हूथी विद्रोही भी। यही वजह है कि ईरान हूथी विद्रोहियों के पीछे खड़ा है। वो उन्हें हथियार भी सप्लाई करता है और ईरान से मिले उन्हीं हथियारों से हूथी विद्रोही सऊदी अरब और यमन की सरकार से लड़ते हैं। लेकिन ईरान और सऊदी अरब जैसे दुश्मनों में बात बनने के बाद पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि यमन की जंग थम जाएगी, लेकिन हुआ उसका एकदम उलट। और अब यमन की आग में घी डलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों ने यमन की फौज पर मारिब प्रांत में धावा बोला। और मारिब प्रांत सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से कम नहीं। मारिब प्रांत यमन की राजधानी सना से करीब 200 किलोमीटर पूर्व में है और सना पर 9 साल से हूथी विद्रोहियों का कब्जा है। बल्कि उत्तरी यमन में हूथी विद्रोहियों का सिक्का चलता है, लेकिन उत्तरी यमन में ही मौजूद मारिब इकलौता वो इलाका है जहां यमन की सरकार का आखिरी गढ़ बचा है। ऊपर से मारिब में तेल के कुओं का भंडार भी है, इसीलिए हूथी विद्रोही लंबे वक्त से मारिब पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं। खतरा यह है कि अगर तेल के वो कुएं हूथी विद्रोहियों के हाथ लग गए तो फिर यमन को उनके चंगुल से निकाल पाना नामुमकिन हो जाएगा। और मारिब पर हमला करके हूथी विद्रोहियों ने दिखा दिया कि उन्हें ईरान और सऊदी अरब की डील से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमला करने के साथ ही हूथी विद्रोहियों की सेना ने बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास करके सऊदी अरब को सीधी चेतावनी भी दी और सऊदी अरब के बॉर्डर के पास ही मिलिट्री ड्रिल करके उसे अपनी ताकत दिखाई। तोप, गोले, मिसाइलें, बंदूक, हूथी सरकार की सेना ने अपना हर हथियार आजमाया। इस ड्रिल के जरिए जंगल, रेगिस्तान और पहाड़ हर तरह के इलाके में दुश्मन से निपटने की प्रैक्टिस की गई और सऊदी अरब को धमकी दी गई कि अगर यमन पर उसके हमले नहीं रुके उसे बहुत बुरा अंजाम भुगतना होगा। इधर मुंबई में इंडिगो के एक विमान में शराब पीकर